नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पीछे वाले वीडियो तक हाइड्रोकार्बन का नामकरण और साथ में प्रक्रियात्मक समूह जो होते हैं उसके बाद में जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है वो हमने सीख लिया था। तो हम बात करें अभी तक हाइड्रोकार्बन जो यौगिक हैं कैसे बनते हैं, कैसे उसका नामकरण किया जाता है, कैसे उसमें प्रक्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं, प्रक्रियात्मक समूह के बाद में नामकरण कैसे किया जाता है वो हमने अच्छे से सीख लिया है। अब हम इस चैप्टर के आगे वाले पोर्शन में बात करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, यानी जितने भी कार्बन यौगिक होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, उसको हम बात करेंगे एक एक के बारे में। तो हमारे पास चार महत्वपूर्ण जो इसके गुण है उसको बात करेंगे। अगर कार्बन यौगिकों का दहन किया जाए, मतलब इनको जलाया जाए तो क्या होगा। इसके बाद में इसकी बात करें, इनका ऑक्सीकरण किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, अगला बात करें संकलन अभिक्रिया क्या होती है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और यहां तक कि इसमें छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो भी अपन साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे कि किस तरह के इसके अंदर छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर कार्बन यौगिकों का दहन किया जाए तो क्या होगा। अगर कोई भी कार्बन यौगिक है या कार्बन का कोई सा भी अपर रूप है, ठीक है, अगर उसको जलाते हैं तो जलाने पर आपको पता है कार्बन, अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड या यौगिक जल रहा है तो जलने पर उसके साथ ज्वाला उत्पन्न होगी। ठीक है, और साथ में क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। अगर आपको पता है कहीं भी आग जलेगी तो आग जलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब गर्मी जो होती है, और साथ में ज्वाला जो उसकी लपटें जो उठती है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं उनके ज्वाला। और साथ में क्या बनता है, जो धुआं बनता है उसको हम क्या कह देते हैं, CO2 कह देते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो धुआं होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो किसी भी कार्बन यौगिक को जलाने से क्या होता है, ऊष्मा बनती है, प्रकाश बनता है और साथ में CO2 गैस भी बनती है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम किसको, कार्बन को जलाएं, तो कार्बन को आपको पता है किसी भी चीज को जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बगैर कोई चीज जलती नहीं है। जैसे ही जलेगी तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश बनेगा, यानी लाइट होगी और साथ में आग निकलेगी उसके अंदर से। दूसरा हम बात करें, दूसरा यौगिक ले लेते हैं एक और। अगर हम बात करें CH4 यानी मेथेन होता है। CH4 क्या होता है, हमें नाम पता है मेथेन। इसको भी जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। और आप जैसे ही इसको जलाएंगे, ऊष्मा देंगे तो ये क्या बनाएगा, देखिएगा यहां पर बनता है CO2 बनता है और CO2 के साथ में H2O भी बनता है, यानी जल भी बनता है। ठीक है, अगर सिर्फ कोई भी कार्बन कंपाउंड है उसको केवल कार्बन को जला रहे हैं तो क्या बनेगा, सिर्फ CO2, ऊष्मा और प्रकाश बनेगा। लेकिन कार्बन का कोई यौगिक है यानी हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन को आप जलाएंगे तो ये क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश क्या बनेगा, ऊष्मा और प्रकाश बनेगा। ठीक है, कोई सा भी आप कार्बन यौगिक ले सकते हैं। जैसे मैंने अगला लिया है, जैसे मान लो C2H6 ले लिया, ये मेथेन है, ये क्या है, एथेन। इसको भी जलाएंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश बनेगा। तो हमें यही याद रखना है, कार्बन यौगिकों का दहन करने से क्या होता है, कार्बन यौगिकों का दहन करने से ऊष्मा प्रकाश के साथ साथ CO2 गैस भी बनती है। ऊष्मा प्रकाश के साथ साथ CO2 गैस भी बनेगी। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात, लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। हाँ, अब जो हम आग जलाते हैं तो आग का कलर कई बार क्या होता है, जो ज्वाला निकलती है उसके अंदर से उसका कलर अलग अलग होता है। उसका कारण क्या है वो जान लेते हैं। हमने देखा था हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त भी होते हैं और असंतृप्त। संतृप्त मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। असंतृप्त मतलब कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा। तो संतृप्त यौगिक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनका दहन करते हैं तो स्वच्छ नीली ज्वाला जलती है। स्वच्छ का मतलब हो गया स्वच्छ ज्वाला या नीली ज्वाला। जैसे हम घर के अंदर जो गैस जलाते हैं खाना बनाने के लिए, वो नीले कलर की होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अपना ईंधन जो है पूरी तरह से अच्छे से जल रहा है। ठीक है, उसको हम स्वच्छ ईंधन भी कह देते हैं। ठीक है, तो उसकी जो ज्वाला का कलर होता है, आपने देखा होगा नीला कलर होता है। ठीक है, उसमें किसी तरह अगर कोई भी ईंधन पूरी तरह से जल रहा होगा तो उसका नीला कलर का क्या निकलेगी, ज्वाला निकलेगी और साथ में किसी भी तरह की राख भी नहीं बनती है। आपने देखा होगा घर में गैस सिलेंडर जलाते हैं तो किसी भी तरह की राख बनती है क्या, गैस सिलेंडर पर नहीं बनती है।
दूसरा देखिएगा, अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको जलाएंगे तो उसको जलाने पर देखो काले कलर के धुएं के साथ पीली ज्वाला निकलेगी। जैसे लकड़ी वगैरह अपन गोबर वगैरह जलाते हैं तो क्या होता है, पीले कलर की ज्वाला होती है और ब्लैक कलर का उसमें धुआं निकलता है। ठीक है, काले कलर का क्या होता है, धुआं जो निकलता है वो, और पीले कलर की, इसका मतलब क्या है, ईंधन पूरी तरह से जो है, ईंधन जो है वो असंतृप्त यौगिक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, जिसको जलाने से क्या हो रहा है, काले कलर का धुआं बन रहा है और साथ में पीले कलर की ज्वाला है वो बन रही है। तीसरा आपसे पूछे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन से, अगर मान लो है तो असंतृप्त लेकिन पूरी तरह जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी नहीं मिल रही है, उससे कम ऑक्सीजन उसको मिल रही है, मतलब जरूरत, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन जितनी चाहिए उससे कम मिल रही है, तब क्या होता है संतृप्त यौगिकों में, अगर संतृप्त यौगिकों को अपूर्ण दहन किया जाए, अपूर्ण का मतलब होता है पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलना, ऑक्सीजन क्या है, जितनी जरूरत है उससे भी कम मिल रही है, तो क्या होगा, कजली ज्वाला, मतलब काले कलर की उसके अंदर से क्या निकलेगी, ब्लैक कलर की जो काजल जैसी ज्वाला उसके अंदर से निकलेगी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है तीनों। अगर कोई भी ईंधन है पूरी तरह से जल रहा है, स्वच्छ ईंधन मतलब सही तरीके से जल रहा है, तो नीले कलर की होगी, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वो कैसा जलेगा, काले कलर के धुएं के साथ पीले कलर की उसमें से ज्वाला निकलेगी। और अगर संतृप्त यौगिक है और जो उसके अंदर से बात करें, संतृप्त यौगिक के बात करें, उसके अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल रही है, यानी अपूर्ण दहन जिसको कह देते हैं, उसमें क्या होती है, कजली ज्वाला बनती है। तो ये आपका पहला नियम है इसका, पहला गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म के हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक यौगिक का दहन करने से क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगला जो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। और कुछ यौगिकों का अपन पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, तीसरे चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, जब हम धातु का शुद्धिकरण करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि धातु को गर्म करने से वो क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, उनके अंदर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहां पर देखिएगा, यहां क्या होता है, दहन करके कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ऑक्सीकृत का मतलब, ऑक्सीकरण हम पढ़ के आए हैं, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, सब पहले चैप्टर में ही पढ़ा था, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। यहां पर अपन बात करेंगे ऑक्सीजन के जुड़ने की। अगर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, वहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे बात करें, कार्बन यौगिकों का दहन करके ऑक्सीकृत किया जा सकता है। जैसे हम बात करें, आपने देखा भी होगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो देखिएगा, हमने इसका दहन किया था, जलाया था, और यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन यौगिकों का भी दहन करके उसको ऑक्सीकृत कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त, इस ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया भी होती है, ऑक्सीकरण के अतिरिक्त कुछ ऐसी अभिक्रिया भी होती है जिसमें क्या होता है, एल्कोहल को हम किसमें बदल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसी अभिक्रिया या उस प्रोसेस को बताइए जिसमें एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे, एल्कोहल को कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है, उसको आपको बताना है। तो देखिएगा, हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर देखिएगा हम अभिक्रिया लिखते हैं, ये मैंने लिखा, एल्कोहल का एक ग्रुप होता है CH3 CH2OH, इसका नाम आपको पता होगा, इसका नाम क्या है, एथेनॉल। देखो OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, पीछे OH जुड़ा हुआ है, मतलब एल्कोहल समूह है। कौन सा है, एल्कोहल। ठीक है, और एल्कोहल को क्या करते हैं हम, एल्कोहल को हम उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, दो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। चाहे तो आप यहां पे क्या ले सकते हो, क्षारीय KMnO4, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप चाहें तो अम्लीकृत या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, और इसको साथ में क्या दी जाती है, उष्मा दी जाती है। तो उष्मा देने से जो पदार्थ बनेगा वो होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही एक रूप होगा, जिसको हम कहते हैं CH3COOH। इसका नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है, एथेनोइक अम्ल। तो ये होता है हमारा एल्कोहल समूह, और ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल।
तो देखिएगा किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एथेनॉल को आपसे पूछा जा सकता है, एथेनॉल को एथेनॉइक अम्ल में कैसे बदला जा सकता है, तो इसका ऑक्सीकरण करके। यहां पर देखिएगा ये था C, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, एक ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 1, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितने आ गए, 2। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण करके हम क्या कर सकते हैं, एथेनॉल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं, या एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाया जा सकता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। यहां पर हमारे पास क्या है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, या फिर अम्लीकृत क्या ले सकते हैं, आप पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं। इसको लिखना है अम्लीकृत। ठीक है, अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, या फिर क्षारीय अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। ये दोनों अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन है तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए। इन दोनों का ये क्या काम कराते हैं, ये ऑक्सीकरण का काम करवाते हैं, इसीलिए इन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण में सहायता करते हैं, इसलिए। तो ये आप दूसरा पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसको पॉइंट को कई तरीके से पूछा जा सकता है, यानी कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण कैसे होता है, कार्बन यौगिकों का ऑक्सीकरण कैसे किया जाता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा एथेनॉल को कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है, एल्कोहल को कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है, या फिर एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाया जा सकता है। तो इस तरह से घूमकर आपके पर्सन कई तरह से घुमा घुमा के पूछ सकता है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है एक नंबर में, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाने में किस उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। उत्प्रेरक, ये यहां पर दोनों क्या है, उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक आपको बताया था वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी काम नहीं है। अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेते हैं, मतलब अभिक्रिया में उनका कोई काम नहीं है, सिर्फ वो स्पीड बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। ना तो वो किसी रासायनिक अभिक्रिया को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं और ना ही खत्म करवाने में, बस वो स्पीड को क्या कर देते हैं, बढ़ाते और घटाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें, अगला पॉइंट है संकलन अभिक्रिया। संकलन का मतलब क्या हो सकता है, इसका संकलन मतलब होता है जुड़ना, या योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, पैलेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरक, अभी आपको बताया था, या तो पैलेडियम बात करें या फिर निकल उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। इनकी उपस्थिति में क्या होता है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिन हाइड्रोकार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ये क्या कर लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं, ठीक है। या फिर इसका आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण भी कहलाता है। यानी आप इस तरह से लिख सकते हो, असंतृप्त यौगिकों का हाइड्रोजनीकरण करके संतृप्त यौगिकों में बदला जा सकता है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण करके, मतलब उसमें हाइड्रोजन जोड़ के उसको क्या किया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जा सकता है। तो देखिएगा हम यहाँ पे क्या क्या, इसका जो महत्वपूर्ण बात है वो ये ध्यान रखनी है, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। अब वनस्पति तेल क्या होता है, वनस्पति तेल मतलब जो हमें तेल पेड़ पौधों से मिलता है, जैसे आपने सुना होगा सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, ठीक है, इस तरह के मूंगफली का तेल जो होता है, ये कौन से होते हैं, वनस्पति तेल होते हैं। और ये आपको पता है नॉर्मल अवस्था में जो नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसका हाइड्रोजनीकरण करके, यानी इसमें हाइड्रोजन जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको हम वनस्पति घी में बदल देते हैं। यानी जो हम आम भाषा में जिसको डालडा घी या वनस्पति घी बोलते हैं, उसमें इसको बदला जाता है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है और हाइड्रोजनीकरण द्वारा होती है। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनाए जाते हैं, अपन मार्केट से लेके आते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। आप इसको अच्छे से देखिएगा, ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक। मतलब उनको क्या किया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में बदला जाता है, और संतृप्त हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो देखिएगा ये किस तरह से अभिक्रिया होती है उसको समझते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में। देखिएगा कोई भी असंतृप्त यौगिक होगा तो उसके बीच में मान लेते हैं यह डबल बॉन्ड है। क्या है, डबल बॉन्ड। ये हमारे वनस्पति तेल जो है वो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, इसके साथ बहुत सारे आगे समूह जो जुड़े हुए हैं,
इसको हमने एक बार R से दिखा दिया, ठीक है। और इसका क्या किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। क्या लिख देते हैं, हाइड्रोजनीकरण। जैसे इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो क्या होगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था, इसको हम वनस्पति तेल भी कह सकते हैं। और कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक है, निकेल कह दो या निकल उत्प्रेरक, इसकी उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण से हमें क्या मिलता है देखिएगा, तो हमें यहां पे जो पदार्थ मिलता है वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाला मिलता है, और यहां पर इसके साथ ये R जो थे वो तो जुड़े हुए थे, ठीक है। और इसके साथ क्या हो गए, दो हाइड्रोजन जुड़ गए, दो हाइड्रोजन जुड़ गए, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया। अब डबल बॉन्ड नहीं रहा, ये हाइड्रोजन जुड़ने से इसकी कार्बन की संयुक्तता भी तो पूरी होनी चाहिए। तो देखिएगा ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा, 1 2 3 4, ये भी 4 बना रहे, 1 2 3 4, लेकिन यहां पर भी देखो 4 ही बन रहे थे, 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड था इसलिए बन रहा था। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में ये जो है, ये है वनस्पति घी, ये क्या है, वनस्पति घी है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना है निकल, ठीक है। और इसका क्या किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो है वो बनाया जाता है। इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और जो संकलन अभिक्रिया क्या होती है, संकलन मतलब होता है योगात्मक। तो यहां पर क्या हुआ देखो, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ना, ये एक पदार्थ था हमारा, एक अभिकारक था, इसमें दूसरा अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना दिया, तो इसको संकलन अभिक्रिया या फिर हम संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, वही है यहाँ जो हम पहले चैप्टर में पढ़ गए हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या करना है, इतना ध्यान रखना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजनीकरण द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है, किसकी उपस्थिति में, निकल या फिर पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बदला जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करें, जो अगला हमारा पॉइंट है वो है, लास्ट इसका जो रासायनिक गुण है वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन क्या होता है, मतलब एक तत्व को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। देखिए हम बात करते हैं, जितने भी हमारे जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, अनअभिक्रियाशील जिसको कह दो, या बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, ये जल्दी से किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन एक खास बात है इनकी, ये सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर लेते हैं, क्लोरीन से बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। बाकी तो नहीं करते हैं, ये जल्दी से किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं दूसरे से, लेकिन सिर्फ एक ही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्लोरीन से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। और जैसे ही क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो इसमें से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहेगा, जैसे जैसे क्लोरीन जुड़ता रहेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां से प्रतिस्थापित होता रहेगा, इसलिए इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे मान लो CH4 मेथेन है, ठीक है, वैसे तो यह अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर लेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा। क्लोरीन होता है Cl2, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये देखो क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा और CH3 रहेगा और खुद यहां पे आ जाएगा इसके साथ, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। यहां से क्या किया, एक हाइड्रोजन को यहां से प्रतिस्थापित कर दिया और खुद आ गया। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। आगे भी देखिएगा, अब क्या है, अब बना हुआ है CH3Cl, ये फिर से क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फिर से अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फिर से अभिक्रिया कर लेगा, और इस बार क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन को फिर से निकाल देगा और फिर क्या बना देगा, Cl2, ठीक है। फिर से ये है CHCl2, CH2Cl2, फिर से ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, उससे अभिक्रिया कर लेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या बना देगा, CHCl3 और फिर HCl, ठीक है। ये फिर से और अभिक्रिया करेगा, इस तरह से अभिक्रिया जब तक इसमें से हाइड्रोजन पूरे के पूरे विस्थापित नहीं हो जाएंगे तब तक ये क्या करता रहेगा, इसके साथ अभिक्रिया करता रहेगा। फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या बना देगा, CCl3 प्लस HCl।
तो देखिएगा इसमें से हाइड्रोजन पूरी की पूरी विस्थापित ही होगी। तो एक एक करके ये क्या कर लेता है, सारी सभी हाइड्रोजन को वहां से प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, इसलिए इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी देखिएगा, इसमें क्या ध्यान रखना है, वैसे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यंत अनअभिक्रियाशील होते हैं, मतलब दूसरे से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, संकलन हो जाता है। क्लोरीन क्या कर देता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन को वहां से प्रतिस्थापित करके वहां पर खुद जुड़ जाता है, ठीक है। और क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। तो इस तरीके से क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है, इसलिए इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारे 4 जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुणधर्म थे कार्बनिक यौगिकों के, वो हमने देखे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।